नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। जनता हुई स्वार्थी तो नेता भी हुए। राजनीति अब सेवा नहीं, व्यापार। आप ये सोच ही नहीं सकते कि राजनीति में कोई समाज सेवा। वो दिन और थे जब नेता अपने घर, अपने मकान, अपनी दुकान बेच करके जनता की सेवा करते। आज मिलने वाले निधि है, विधायक की निधि, सांसद निधि, उसको लेकर के दौड़ मची पड़ी है। कौन सत्ता में आएगा और कौन इस निधि का दुरुपयोग अपने और अपने रिश्तेदारों के लिए। इसी के दौर लगातार चल दलदल की दल बदल में भगदड़ मची पड़ी है। कोई बीजेपी से भाग के कांग्रेस में, कोई कांग्रेस से भाग के सपा में, कोई सपा से भाग के बीजेपी में। ऐसे ही एक केस दोहराड़ा के कल आया, इसमें बाला प्रसाद अवस्थी जी, जो पहले साइकिल छोड़ के कमल पकड़े थे, अब फिर से साइकिल पकड़ ली। ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बीएसपी छोड़ के बीजेपी में आए थे, अब यानी कि हाथी से उतर के कमल पकड़े और फिर से साइकिल। ऐसे बहुत सारे नेता है जो भगदड़ मचे हुए कहाँ जाएंगे। इसका एक कारण मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि योगी सरकार का एक अपना विश्लेषण था, जिसके अंदर से 145 155 विधायक के रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल खराब थे। उनको टिकट मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे लोगों को छांटे जाएंगे। अब इनको टिकट तो चाहिए क्योंकि इन्हें सत्ता में बैठने की आदत है। और इसमें से बहुत सारे नेता जो पिछली बीएसपी को छोड़ के बीजेपी में आए थे, सपा को छोड़ के बीजेपी में आए थे, और फिर यहाँ से छोड़ के भाग गए। इसके दो पहलू है। मैं पहलू पे बात कर लूं कि जो भी पार्टी इन दल बदलुओं को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, वो अपने जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बड़े धोखा, बहुत बड़े गद्दारी कर। इसलिए कह रहा हूँ, वो जो कार्यकर्ता 5 साल से लगातार पार्टी के लिए काम करो, किसी भी पार्टी के लिए हो, समाजवादी पार्टी के लिए हो, बीएसपी के लिए हो, किसी और पार्टी के लिए भी लगातार काम कर रहे हो, अब उसके ऊपर लागे कि सीधे जो कल बीजेपी में था और आज एसपी में आ गया है, सीधे उसका मंत्री बन गया आके, सीधे उसका अधिकारी बन गया, पार्टी का अधिकारी बन गया, पदाधिकारी बन गया आके, उस कार्यकर्ता का मनोभावना। दूसरी बात, ये नेता किसके होंगे? अगर वो बीएसपी के नहीं हुए तो एसपी के भी नहीं हुए, एसपी के भी नहीं थे तो बीएसपी बीजेपी के भी नहीं होंगे। नेता किसी के है ही नहीं। तो वो अपने अपने व्यापार चलाने आ रहे हैं, अपने भ्रष्टाचार चलाने। कोरोना काल के समय में आपने एक चीज देखा होगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सांसदों और नेताओं का ये कहना था कि भाई तनख्वाह भले ही काट लो, लेकिन निधि पूरी पूरी मिलना चाहिए। तो निधि है 5 करोड़ की, वेतन कितने हैं? 2 से 2.5 लाख रुपए। 5 साल में 1 करोड़ वेतन मिलते हैं, लेकिन निधि कितने मिलते हैं? 5 करोड़, कम से कम। अब भैया 5 करोड़ रुपए चाहिए या 1 करोड़ रुपए चाहिए? तो नेताओं की ये मांग था कि सांसद निधि दिया जाए, ना कि वेतन भले ही काट लिया जाए, 30% 40% काट लिया जाए, कोई दिक्कत। तो सारा खेल यहाँ पर निधि के लिए। वो भी जब से ये अधिकार मिला है कि नेता जो जीते हुए हैं, वो अपने एमएलए वो स्वयं विवेक के अनुसार अपना निधि खर्च कर सकते। अब लगातार हम 20 साल, 25 साल या 50 साल की रिकॉर्ड देखें, नेताओं की धनों की वृद्धि 5 साल में कम से कम 2 गुना से 3 गुना, 4 गुना, 5-5 गुने तक बढ़ जाते हैं। 500% तक की धन में वृद्धि होती है। आखिर क्यों होती है? क्योंकि सारा खेल सांसद निधि का है। चौथा एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5 साल की सत्ता में मलाई चाटने के बाद अचानक जब आचार संहिता लागू हुई है और चुनाव की घोषणा हुई है, तो नेताओं के दम घुटने लगे और उनको अब दिख रहा है कि जनता का विकास ही नहीं हुआ। इससे पहले भी तो इस्तीफा दे सकते, इससे पहले भी पार्टी छोड़ सकते थे। जरूरी थोड़ी आप जनसेवक हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी पार्टी में जाए। आप जनसेवक है, जनसेवा कीजिए। लेकिन अचानक चुनाव से पहले आकर के भगदड़ मचाना, इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, उस पार्टी से उस पार्टी में। एक बीएसपी का मैं बता रहा हूँ, बीएसपी में नोएडा से एक कैंडिडेट हुए, वो कभी कांग्रेस में हुए करते थे, कांग्रेस के बहुत मेहनती और कदावर नेता थे, ठीक है, उनको वहां पर अपेक्षा हुआ। अब उनको यहाँ पे कैंडिडेट बनाया गया है। तो जो बीएसपी में लगातार काम कर रहे नेता थे,
लगातार काम कर रहे थे, जमीनी स्तर पे काम कर रहे थे, बहन मायावती के आदर्शों को, उनकी जो भी नीति है उनको आगे बढ़ा रहे थे, उनके उनके साथ अपेक्षा, उनके साथ क्या, उनके मनोभावना को समझिए। ऐसे दूसरी पर अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से बीजेपी में आए और सीधे यहाँ पे मंत्री बने, तो उन बीजेपी नेताओं की मनोदशा को समझिए कि आखिर उनके मनोदशा पे क्या गुजरे। ऐसे अब वो सपा में जा रहे हैं, तो सपा के मनोदशा को समझिए। हालांकि सपा अभी बहुत नीचे के स्तर पे आ गया है और बीएसपी जो है शून्य शिखर से शून्य पर है, तो यहाँ पे थोड़ा सी चलता है। लेकिन जिस बीजेपी में, मैं खास करके बीजेपी के लिए कहना चाहूंगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो कि जमीनी स्तर पर कार्य करता है और जीवन भर आजीवन भर कार्य करता रहते हैं, आखिर अगर ऐसे दल बदलू नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जाए तो बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के साथ क्या गुजरता, तो मनोभावना क्या गुजरते, क्यों मेहनत करें जमीनी स्तर पर, फिर भी बीजेपी के कार्यकर्ता मेहनत करते। बंगाल की हालत देख करके भी अगर बीजेपी ने कुछ नहीं सीखा, तो राजनीति में इससे ज्यादा कुछ सीखने, क्योंकि वहां पे देखा गया कि बहुत सारे राजनीतिक दल बदल वाले आए, जीत गए, जीतने के बाद भी कुर्सी बदल ली उन्होंने। तो यहाँ पे बड़ी सोचने वाली बात है। तो मैं आपको एक उन्नाव की बात बता रहा हूँ। उन्नाव के एक मेरे दोस्त हैं राजेश वर्मा जी, जो कि उमेश शुक्ला जी के सहयोगी हैं। उन्होंने बहुत अच्छा एक लेख लिखा था जो कि आज के समाज जागरण अखबार में छपा है, तो उसको मैं आपके यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बहुत अच्छा लेख लिखा उन्होंने कि एक राजनीति कोई सेवा नहीं, एक व्यापार है, तो एक भ्रष्टाचार है। वो बताते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने ही पहुंचाया योगी को हाशिए। ये भी एक कारण हो सकता है कि जैसे लखीमपुर का एक मामला है, यहाँ पे अजय मिश्रा टेनी के मामले में देख सकते कि लगातार किसानों उनसे नाराज है। अब ऊपर के शीर्ष नेताओं को पता नहीं क्या मजबूरी है कि वो उनको अपने कैबिनेट में बनाए रखे, और सारी चीजें सामने आ गए आने के बावजूद भी कि उन्होंने गोली चलवाया था, उनके बेटे ने गोली चलवाया, जो भी कांड हुआ, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, तो किसान काफी नाराज है। और फिर भी उनको कैबिनेट में बनाए रखना, पता नहीं पार्टी की क्या मजबूरी है। दूसरी बात है कि लिखते हैं राजेश शर्मा जी, जैसी करनी वैसी भर, भाजपा के कुंड में। और एक चीज और मैं देखूं कि 2-3 दिन पहले के योगी जी का एक बयान था कि जो भाग के आए थे, तो आखिर इस भगोड़े को आपने पार्टी में शामिल ही क्यों किया था योगी जी, सवाल आपसे भी। इस भगोड़े को अगर शामिल करेंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। तीसरी बात, क्या योगी जी के बढ़ते कद को देख करके बीजेपी के शीर्ष नेता जो केंद्रीय नेतृत्व, वो कहीं ना कहीं चिढ़ रहे हैं योगी जी से, योगी जी शीर्ष पे पहुंच जाएंगे? हो सकता है, राजनीति में सब कुछ संभव है, तो ऐसा भी एक आशंका है। लेकिन आइए हम राजेश वर्मा जी के इस बहुत अच्छे लेख पर बात करते हैं। देश की आजादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई और देश, हाँ, प्रदेश सरकार के बीच प्रतिनिधित्व करने के लिए जनता लोकसभा और विधानसभा में मताधिकार के बल पर चुनकर जनसेवक को भेजती आ रही है। लेकिन जब जनसेवक को स्वयं विवेक से खर्च करने के लिए निधि का निर्धारण हुआ, तब से बहुत बड़ा परिवर्तन। जैसे कह रहा था पहले कि ये सारा खेल जो है ना सांसद और विधायक निधि का है, को हड़पने के लिए और अपने भाई भतीजों पर खर्च करने के लिए, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए सारा इस्तेमाल किया जाता है। जबकि हमारे पास सिस्टम में ऑलरेडी पैरेलल है, आईएएस आईपीएस है जो इन धन संपत्ति को खर्च कर सकते हैं, सारे काम भी उन्हीं का है। लेकिन उसके बावजूद भी इन नेताओं को दिया जाता है कि तुम खर्चा करो अपने स्वयं विवेक से, और वो क्या करते हैं, सड़क देते हैं, उसके टेंडर लेते हैं, टेंडर में 70% 50% जो भी कमीशन होता है, फिर 2 साल बाद सड़कें टूट जाती हैं। सभी चीज आपने देखा ही होगा। तो निधि का सबसे बड़ा खेल निधि निर्धारण का। जैसे वर्तमान समय में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना लागू हो चुकी है, जिससे जनता अपने जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा भेजेगी, जो जनता की समस्या को लेकर के प्रदेश सरकार के समक्ष आकर निदान करना और उनके सुझाव क्षेत्र में निवासियों के विकास कार्य करवाना तथा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को लाभान्वित करवाना। जनप्रतिनिधि का असल में यही काम होता है। ये काम नहीं होता कि उन्होंने सांसद निधि या विधायक निधि लिया और अपने भाई भतीजे और अपने विकास पे खर्चा कर दिया। उनका काम होता है राजनीति
शुरू से ही समाज सेवा है। लेकिन अब जो भ्रष्टाचार व्यापार बन चुका है, इसका कारण यही है कि उनको पैसे मिल गए और जिसको पैसे मिलता है वो भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं। उनका काम है संसद और विधानसभा में जाना, जनताओं की समस्या को उठाना, अगर कोई चीज कमी रह गई है तो उन मुद्दों पर बात करना और उनकी समस्या को हल करना। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो ये भागा दौड़ी नहीं, और 5 साल के बाद सत्ता की मलाई चाटने के बाद वो भागा दौड़ी नहीं बचता कि 5 साल बाद हम कह रहे हैं कि हमारी दम घुट, दम घुटा होता तो मर गए होते ना। तो एक जो बीमारी है ना, दल बदल की एक बीमारी है जो नेताओं में लग चुके हैं। अपने चुनाव क्षेत्र में निवासी को विकास करना तथा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को लाभान्वित करवाना होता है, और उन्हें यू लोग जनप्रतिनिधि कहते हैं। लेकिन परिवर्तन की लहर में सभी कुछ बदल गया है। जनप्रतिनिधि जनसेवक नहीं रह गए और जनता जनार्दन भी नहीं रह गए। जनता जनार्दन नहीं रह गई, केवल सभी अपना अपना स्वार्थ निकालने के लिए नेताओं की जिंदाबाद और नेताओं के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए और लगाने में लगे हुए हैं। इसलिए सभी कुछ व्यापार हो। इसलिए चुनाव के समय जनता के स्वार्थ में नेता जितना अधिक धन खर्चा करता है, जीत हासिल करता है, फिर वही नेता खर्च किए गए धन कमाता है। सत्ता के नेताओं को अधिक लाभ मिलता है और विपक्ष के नेताओं को खर्च की रकम साचेत ही कमाई होती है। फिर भी जनता नेताओं की से महंगाई, विकास कार्य और बेरोजगारी तथा संचालित योजनाओं से वंचित रहने की बात करती है। साथ ही भ्रष्टाचार और अपराधियों पर अंकुश लगाने की बात करते हैं। कहते हैं कि और सभी नेताओं और सरकारी नौकरों पर आरोप लगाते हैं कि यह बिक गया है, वह बिक गया है, वह बिक चुका है, रिश्वत मांगी जा रही है। इसलिए पहले अपने गिरीबान में झांकने की जरूरत है। पहले नेताओं और जनता जनता को भी मैं कहना चाहूँगा कि जनता को भी अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कि आज पर कल नेता आपको क्या दे रहे हैं। इलेक्शन जीतने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री, इलेक्शन जीतने पर स्कूटी फ्री, इलेक्शन जीतने पर टैबलेट फ्री, इलेक्शन जीतने पर लैपटॉप फ्री। आखिर ये जनता के पैसे हैं? क्या जो नेता है, क्या उनकी कोई इंडस्ट्री चल रही है जो कमा के वहां से वो बांट रहे हैं? आपके धन आपसे लूट कर आपको दे रहे हैं। फिर आप ये मत कहना कि टमाटर 80 रुपए किलो हो गया है, पेट्रोल 200 रुपए किलो हो गया है, क्योंकि आपके धन आपको बांटे। आपकी बाल को खींच के कंबल बनाई जाएंगी और ठंडी आने पे उसी को बांटा जाएगा। फिर आप कहेंगे नेताजी कंबल बांट। आपको सवाल पूछना है, सवाल पूछना चाहिए कि फ्री कहाँ चाहेंगे। बिजली में विभाग में अगर आपके कोई बच्चे काम कर रहे होंगे, उनको भी तनख्वाह चाहिए, हर साल बढ़ोतरी भी चाहिए। तो अगर उनको तनख्वाह भी चाहिए, बढ़ोतरी भी चाहिए और कोयला के खर्चे भी आते हैं, फिर ये बिजली फ्री कहाँ चाहेंगे? कौन दे रहा है इसका पैसा? आपकी जेब से पैसे लेकर के नेता आपको ही फंसा रहे, आपकी टोपी आपके सर। आपको सवाल पूछना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए नेता जनता दोनों को गिरबान में झांकनी चाहिए, क्योंकि रिश्वत आप भी ले रहे हैं और रिश्वत हुई, वो रिश्वत दे के इलेक्शन लड़ते हैं और फिर 5 गुना से 10 गुना अपने धन में बढ़ोतरी कर लेते हैं। हो सकता है कि इस 5 साल में, जो 5 साल योगी के कार्यकाल रहा हो, 5 साल में नेताओं को ज्यादा वृद्धि ना हुआ हो, इसलिए उनको दम घुट रहा हो। जब वो हिसाब लगा रहे हैं तो क्योंकि चुनाव आयोग को जमा करना होता है कि हमारी संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो शायद उन्होंने सीए के जाकर के ऑडिट करवाया हो तो पता चला कि इस बार तो कुछ भी बढ़ोतरी हुई, 10% 20% के घाटे में चल रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हुई है कि 100% ईमानदार हो गए, ऐसा नहीं है, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी होनी थी। जितने थाने बिकते थे उतने नहीं बिके हैं, जितने रेत खनन होते थे उतने नहीं हुए हैं, जितनी सरकारी योजनाओं पर कब्जा नेताओं के का कब्जा होता था उतने नहीं है। तो आपको भी अपने गिरबान पे झांकना है और नेताओं से सवाल पूछना है कि आखिर क्योंकि इसी देश में लाल बहादुर शास्त्री जी ने और जनपद उन्नाव में विशंबर दास त्रिपाठी भी जन्म दिया, जिन्हें लोग जनसेवक कहते थे, जिन्होंने अपने देश के हित में और देश प्रदेश जनपद वासियों के लिए जीवन अर्पण कर दिया। इसीलिए भाजपा के कुनबे में नेताओं की मची भगदड़ जो सपा के समंदर में ज्यादा समार है,
इसका खामियाजा, जो कि मैंने पहले कहा, कि सपा को आगे भुगतना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, क्योंकि पास की राह पकड़ कर जो 5 वर्षों से पार्टी के सेवा कर रहे थे, उनको धोखा मिला। या किसी भी पार्टी में दल बदल होकर बाहर से आए, उन कार्यकर्ताओं को, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, तो एक प्रकार आपको बताते चले कि राजनीतिक जनप्रतिनिधि, जनसेवक, जनता जनार्दन आदि में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि बताया जाता है कि जिस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उसी समय देश में खाने के लिए गेहूं अमेरिका से आता था। समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तभी अमेरिका ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पर युद्ध समाप्त करने का दबाव बनाया और कहा था कि युद्ध नहीं बंद किया तो गेहूं की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। और उस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्वयं एक समय भोजन किया और देशवासियों से आह्वान किया, और देशवासियों ने उनका पूरा साथ दिया। न सिर्फ एक समय भोजन किया, बल्कि गेहूं भी इतना उत्पादन कर दिया कि अमेरिका के मुंह बंद। और सेना अपनी मजबूत इरादों के साथ लड़ते हैं, जो आज भी अपने मजबूत इरादों के साथ लड़ते हैं, इसलिए हम लोग सुरक्षित। तभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा दिया था, जय जवान, और अपना पूरा जीवन देश और देश की जनता के लिए अर्पण कर दिया। इसी तरह जनपद के, या जनपद उन्नाव की बात करो, विशंबर दयाल त्रिपाठी जी ने जनपद वासियों के लिए जीवन अर्पण कर दिया। बताया जाता है कि एक बार जनहित के कार्यों आदि को लेकर त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी से दूर हो गए, जिन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तब कांग्रेस ने डाक के माध्यम से टिकट भेजकर चुनाव लड़ने का आग्रह किया। बताया तो यह भी जाता है कि अंतिम समय जब त्रिपाठी जी के पहने हुए कपड़ों की तलाशी ली गई। अब बहुत गौर करने वाली बात है कि एक प्रतिनिधि हमारे देश में ऐसे भी हुआ करता था कि जब विशंबर दयाल जी के कपड़े की तलाशी ले गई अंतिम समय में, तो उनके जेब से कुछ रुपए निकले जो दहाई में भी नहीं थे। और जनता भी कभी पोस्टर, बैनर, मुर्गी बिरयानी, सरगाप और लग्जरी वाहनों तथा भेदभाव सुरक्षा के घेरे में धीरे लोगों को देखकर यह चुनाव करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय, सत्ता आदि में परिवर्तन और जनसेवकों कुछ निधि का निर्धारण हुआ, उसी समय से लोगों में लोभ, लालच आदि के कीड़े जन्म ले, क्योंकि निर्धारित निधि का खर्च विधायक और सांसद स्वयं विवेक से खर्च करने का अधिकार रखते हैं, उनको अधिकार दे दिया गया। इसी के लिए उसी से लोगों में कुर्सी हथियाने का कॉम्पिटिशन, भगदड़ मची है। शुरू धीरे धीरे जनता इस चुनाव के मैदान में नेताओं से यही खोजते हैं, कौन नेता मुर्गा और कौन नेता बिरयानी, कौन शराब और कौन नगद मारने जाने के लिए, कौन लग्जरी वाहनों की पूर्ति को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनकर विधानसभा भेज देती, जो करोड़ों खर्च करके अरबों रुपए कमाते हैं। इसमें सरकारी नौकरी करने वाले लोग वे कुर्सी पाने के लिए नेताओं की जेब गर्म करते, फिर वह क्यों नहीं वसूल करेंगे, इसलिए किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर ना अंकुश लगा, ना किसी प्रकार का अंकुश लगेगा। यदि बदलाव चाहिए तो पहले जनता को बदलना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाहुबली और धनबली तो फलते फूलते ही रहेंगे, अपना और नीचे गिरते जाएंगे, कोई भी व्यक्ति रोक नहीं पाएगा। एक पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। यह नहीं कहता हूं कि हम राजा हरिश्चंद्र के औलाद हैं, क्योंकि समय परिस्थिति के अनुसार हम सबको भी चलना मजबूरी है, किंतु सोचकर बहुत ही दुख और तकलीफ होती है कि प्रयास जरूर लोगों में जागरूक हो और धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन की शुरुआत हो और एक दो पीढ़ी तक बाद तक सुधार हो जाए, क्योंकि मात्र दो लोगों को सुधारने की जरूरत है। और ये दो लोग कौन है? ये दो लोग है जनसेवक और जनता। दोनों अगर सुधर जाए, बाकी तीसरे अपने आप और पूरी तरह से परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि शुरुआत शून्य से होता है और उसका अंत भी शून्य पर होता है। इसलिए आप सबसे जरूरी है कि आप सब नेताओं से सवाल पूछिए, खास करके उन फ्री वाले से
जो फ्री देने का वादा करते कि आखिर फ्री, क्या उनके पिताजी के पास इतने प्रॉपर्टी है तो उनमें से फ्री बांटेंगे? हमारे धन हम पे खर्च। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको राशन कितने मिलते हैं। 5 किलो, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 5 किलो दाल, मान लीजिए मैं 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल का हिसाब लगा पर 30-30 रुपए के हिसाब से ले तो 30 रुपए बैठता है। 300 रुपए की आपको राशन फ्री दे दिया। लेकिन आपके परिवार में अगर कोई बाइक चलाता है और महीने की 35 से 40 लीटर पेट्रोल फूकता है, कितने रुपए हो गए? 35 से 3500 रुपए, क्योंकि 100 रुपए का पेट्रोल। अब अगर पेट्रोल के टैक्स हटा दिया जाए तो पेट्रोल सिर्फ 32 रुपए 36 रुपए की, 70 रुपए ज्यादा लिया जा रहा है। यानी कि हमसे 300 रुपए के बदले 2100 रुपए ज्यादा लिया जा रहा है। और इसी प्रकार से जो सरकारी योजना है, जो भी हम लाभ उठाते हैं, उससे हमें इतने पैसे खर्च, हमें हर जगह टैक्स भरना पड़ता है। आप टैक्स सीधे दे या न दे, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। महंगाई बढ़ाकर सरकार टैक्स ले लिया। इसलिए आपको एक सवाल पूछना है कि फ्री की चीजें कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे फ्री की स्कूटी? अगर किसी को देना है तो इलेक्शन से पहले स्कूटी दे दो। अगर फ्री का बिजली 1 साल की जो हमने पे किया है बिजली कंपनी को, 1 साल के फ्री, उसको जो सरकारी रेट है 17 रुपए यूनिट के हिसाब से, जिसको योगी सरकार 7 रुपए के हिसाब से दे रही है, किसानों को 3 रुपए के हिसाब से दे रही है, तो 17 रुपए के हिसाब से पहले ही पे कर दे 1 साल की। फिर इलेक्शन आएगा, जीतेगा तो देगा, नहीं देगा क्या पता। तो ऐसे सवाल आपको अपने प्रतिनिधि से करना है जो फ्री लेकर के आए। बाकी एक चीज और आपको बता दो कि राजनीति की इस भगदड़ भगदड़ में कम से कम योगी सरकार के जो विधायकों का रिपोर्ट कार्ड है, उसमें से कम 145 से 155 ऐसे विधायक हैं जिनकी रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब। अब निश्चित है कि पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि ऐसे विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा। जैसे कम से कम 45 ऐसे विधायक है जिन पर माननीय न्यायालय ने किसी न किसी अपराध में मुकदमा तय कर दिया है और ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो पार्टी इनको टिकट देने का मूड में नहीं है। तो हो सकता है कि इन नेताओं का भगदड़ हो, जिससे आप सही असल में भगदड़ समझ, क्योंकि आरोप बड़े से बड़े लेकर के छोटे से छोटे तक की है। सत्ता में रहने पर उन आरोपों को दबा दिया जाता है। कई मुकदमा ऐसे हैं जो 22-22 साल 23 साल से नेताओं के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, सब कुछ उनके पास है और सत्ता बदल लेते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। आपने देखा होगा कि कई सांसद, जब बीजेपी की सरकार आई थी, तो 200 करोड़ 100 करोड़ रुपए दे दे के सत्ता परिवर्तन करके राज्यसभा सांसद बने हैं, बहुत सारे बने हैं। और इसी का एक नोएडा गेट नोएडा परिणाम है कि घर खरीदारों को आज तक घर नहीं मिला, क्योंकि वो बिल्डर सारे अपने प्रतिनिधि इधर शिफ्ट, और वो जाकर वहां पे दबाव डालते हैं सरकार के ऊपर कि भैया रहने दो, हमने तुम्हें 200 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं और होते रहेगी जब तक जनता जिम्मेदारी से अपना मुर्गे दारू बिरयानी को छोड़ करके, रिश्वत को छोड़ करके, जब तक जनता रिश्वत लेना नहीं छोड़ेगा, तब तक नेता भ्रष्टाचार ही चलाएगा, व्यापार ही चलाएगा। क्योंकि जो ऑफर दिया जा रहा है, ऑफर तो सिर्फ व्यापार में ही होता है कि जूते पे 50% डिस्काउंट है, साइकिल पे 20% डिस्काउंट है, और ग्रोसरी सामान खरीदे तो उसमें 2 खरीदिए तो 1 फ्री है। ऐसे ही राजनीति में है, इलेक्शन जीतने के बाद आप हमें वोट दीजिए, हम आपको स्कूटी देंगे। अब ये स्कूटी देंगे तो तेल कौन देगा? तो आप जब भी ऐसी बातें करते हैं, जैसी राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, तो इन चीजों को सोचिए जरा गहराई से, अपने प्रतिनिधि सवाल की आप पर छोड़। नमस्कार।